तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि आदमी कीटा, उसकी बीवी जुनसू, बेटी कीजन और बेटा कियो, वो लोग एक छोटे से बेसमेंट में रह रहे होते हैं। इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब थी और अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाने का काम करते थे। मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था। फिर एक दिन कियो का दोस्त जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उनके घर पर आता है। वो कियो को एक पत्थर देता है और कहता है कि मेरे दादा ने तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में यह ख्याल था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसे खुशियाँ मिलती है और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। कियो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं होती। उसका दोस्त उसे कहता है मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसे इंग्लिश पढ़ा दो। जिस पर कियो कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो लोग मुझे काम नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कियो की बहन एक आर्टिस्टिक होती है और वो उसके लिए डिग्री बना देती है। फिर कियो उस जगह पर चला जाता है जहाँ उसने ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी खूबसूरत होता है और वो फैमिली काफ़ी रिच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वो जिसका नाम दहाई होता है, जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो काफ़ी वक्त से वहाँ पर काम कर रही होती है। कियो एक डेमो क्लास देता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठी होती है। वो कियो से सेटिस्फाई हो जाती है और उसे काम दे देती है। फिर कियो को पता चलता है कि उस लड़की के छोटे भाई दसोंग को पेंटिंग का बहुत शौक है। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत से टीचर को हायर किया था लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं रुकी। कियो सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्टिक है तो मैं इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। तब वो दसोंग की मदर से बात करता है कि मेरी एक कजिन है जो आर्टिस्टिक है, मैं मशवरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर लें। दसोंग की मदर ये सुन के राजी हो जाती है। अगले दिन कियो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बना के इंट्रोड्यूस करता है। असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि किसी को शक न हो कि वो दोनों बहन भाई है। अब कीजन जेसिका बनाकर उसकी आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और अपने बातों से उन लोगों को इम्प्रेस कर देती है। ये दोनों बहन भाई को टीचर बन जाते हैं और काम करने लगते हैं। और जब जेसिका की पहली क्लास होती है तो उस घर के मालिक यानी कि दसोंग के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि वो जेसिका को घर छोड़ा है और वो ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने को कहता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। जेसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दें और ड्राइवर उसे वह ड्रॉप कर देता है। और जेसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो जानबूझकर फिर पैंटिस को गाड़ी में ही छोड़ देती। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके ओनर को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं है। और जब उनकी ओनर की वो पैंटिस मिलती है उन्हें शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और हमारी बेटी की आर्ट टीचर के दरमियान कुछ चल रहा है और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात की बात पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया है। इस पर वो कहते हैं कि मैं घर की बजाय मेट्रो स्टेशन में उतर गई थी। इस पर घर की ओनर सेटिस्फाई हो जाती है और वो जेसिका को जाने को कहती है और उसके बाद वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल देती है। जेसिका ने यह सब इसलिए किया होता है क्योंकि वो ड्राइवर की जगह पर अपने फादर को लाना चाहती थी। फिर वो लोग को सजेस्ट करती है मेरे फादर की भी भाई के ड्राइवर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें रख ले। और फिर वो अपने फादर के भाई का ड्राइवर कह कर इंट्रोड्यूस कर देती है। इससे फादर को भी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटा वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि उनके ओनर को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और वो उनके फादर है। फिर हम देखते हैं कि कियो जब पढ़ाई को ट्यूशन बढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कियो और कीजन अपने मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहाँ से निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। वो एक प्लान सोचते हैं। पीच के ऊपर जो पाउडर होता है उसे किसी भी इंसान से एलर्जी हो जाती है और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तो वो पाउडर उस पर गिरा देते हैं जिससे उसको एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल होती है तो कियो के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एक सेल्फी लेता है जिसमें वो उसे रिकैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेके जाते हैं और वहाँ उसे बताते हैं कि मैंने घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी ले रहा था तो वो भी बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बात सुन ली और उसे टीबी है, लेकिन उसकी मालकिन उस बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी कीजन को मैसेज ड्रॉप करता है कि हम 3 मिनट तक घर पहुंच रहे हैं। मैसेज देखते ही कीजन दोबारा से पीच का पाउडर मेड पर डाल देती है और वो उस पर से खांसी होने शुरू हो जाती है। इस दौरान घर की मालकिन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो लेडी एक टिश्यू इस्तेमाल करती है
और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ उसने टिश्यू फेंका था। वहाँ टिश्यू पर वो सॉस गिराता है और अपने मालकिन को दिखाता है। इससे उसे यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था कि उस मेड को टीवी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से ना करना, वरना वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं। और उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर आखिर उसकी बीवी भी नौकरी मिल जाती है। फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी नहीं होने देते कि वो एक ही फैमिली से है। बड़ी चालाकी से वो अपने नाम चेंज कर रह रहे होते हैं। उन लोगों के हालात काफ़ी बदल गए होते हैं। गरीबी से उन लोगों के हालात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी तनख्वाह भी मिल रही होती है। फिर दसम का बर्थडे आता है और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पे जाने का प्लान करते हैं और वो उसके लिए चले जाते हैं। जाने के बाद ये चारों लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से डोर की बेल बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है। वो कहते हैं कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया जिसे मैं लेना चाहती हूँ। जून सुंग उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो लेडी जब वापस नहीं आती, जिस पर जून सुंग वहाँ जाकर देखती है तो वो एक कपबोर्ड को धकेल रही होती है। वो उसे हिल नहीं रहा होता है क्योंकि उसके नीचे प्लेट फंसी होती है। जून सुंग उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपनी जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे दरअसल एक रास्ता होता है, एक खुफिया रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी है। हकीकत में वो उसका हस्बैंड होता है। उसने यहाँ पर छुपा कर रखा होता है। उसने यहाँ पर तकरीबन 4.5 साल हो जाते हैं। पार्क फैमिली को इस बारे में नहीं पता होता क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही होती है वो उन्हें नहीं बताती और ये लेडी काफ़ी वक्त से काम कर रही होती है। यह सब जानते ही कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ इसलिए छुपाया होता है कि उसके सर पर कुछ कर्जा होता है जिसको अगर वो नहीं उतरेगा तो लोग उसे मार देंगे। फिर वो मर्द जिल्सुन को कहते हैं कि तुम हफ्ते में एक मरतबा मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करो, यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है, इसके बदले में मैं तुम्हें पे कर दिया करूँगी। लेकिन जिल्सुन इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, जिस पर वह औरत काफ़ी मिन्नतें करने लगती है और ऐसा ना करने की मिन्नत करती है। और जिल्सुन का हस्बैंड बेटा बेटी सीरियस से यह बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से किसी का पाँव स्लिप होता है। वो तीनों सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और कियो को कहता है पापा मेरा पाँव, और यह भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि चारों एक ही फैमिली के हैं और चालाकी से यह पर नौकरी हासिल की है। ये वीडियो वो घर के मालकिन को सेंड करने की धमकी देती है। जिल्सुन उससे काफ़ी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। वो औरत फिर अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और चारों को हाथ खड़ा करने के लिए कहती है और वो चारों खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है, बाद में उस टेबल की भी जिसमें वो पार्टी कर रहे होते हैं। ये चारों उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है। जुल्सुन फ़ोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फ़ोन होता है। वो कहती है कि तेज़ बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई और हम 8 मिनट तक वापस आ रहे हैं, और वो उसे खाना बनाने का बोलती है और 8 मिनट तक उन्हें घर का सारा सामान भी सेट करना था। और कॉल के दौरान वो तीनों उन दोनों को हस्बैंड वाइफ के मुंह बंद करके खड़े होते हैं। फिर वो लोग उन हस्बैंड वाइफ को बांध कर दोबारा बेसमेंट में छोड़ देते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुकी होती है और पार्क फैमिली को ज़रा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका था। और वो लोग भी फिर छुप जाते हैं और वो लोग खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसू को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था। तब उसने एक भूत को देखा था, लेकिन वो भूत नहीं होता, वो उस मेड का हस्बैंड होता है और ये लोग समझते हैं कि शायद वो कोई भूत है। बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दसोंग कहता है कि आज रात मैं बाहर ही सोऊंगा, और वो टेंट लेकर बाहर बैठ जाता है। दसोंग की मदर और फादर हॉल में सोते हैं ताकि सारी रात उसको देख सके। वो दोनों सोफे पर लेटकर बात कर रहे होते हैं और सोफे के नीचे कीटा, कीजन और क्यू छुपे होते हैं। घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उनके जिस्म से गंदी किस्म की बदबू आती है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो सच कह रहा होता है। जिस जगह पर वो लोग रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होता है। लोग वहाँ पर टॉयलेट्स करते हैं, इस वजह से घर के सारे लोगों की जिस्म में कपड़ों में एक गंदी सी बू आती है। और ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दसोंग ये बात कही थी कि टीचर में से स्मेल आती है और वैसे ही हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है।
फिर वो लोग अपना सोप, अपना टॉवल चेंज करने का सोचते, लेकिन ये उनकी जिस्म की स्मेल नहीं होती, बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। और जब वो दोनों सो जाते हैं तो ये सोफे के नीचे से निकलकर अपने घर में, अपने बेसमेंट में आ जाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा घर का पानी से भर चुका है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और वो जगह रहने की काबिल नहीं रहती। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वही गुजारते हैं। फिर किजन को घर के मालिकिन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, आप उसकी टीचर है, आपको ज़रूर आना चाहिए, इससे उसे बहुत खुशी होगी। और वो कियो को बुला लेती है, जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है। फिर वो बाज़ार में शॉपिंग करने जाती है। जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिससे उसके ड्राइवर को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उनके साथ ऐसा रिएक्ट करें। उसकी मालकिन भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसको ऐसा करना पड़ता है। पार्टी चल रही होती है और कियो और उसकी स्टूडेंट दहाई ऊपर होते हैं और कियो उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि क्या हम इनमें से एक है, और वो हाँ में सर हिलाती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं होती। कियो बेसमेंट के लोग ऊपर आ गए तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा और उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर बैग से निकलता है और वो उस पत्थर को लेता है और बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ वो मेड और उसका हस्बैंड होते हैं। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है, क्योंकि जब वो लोग इन्हें नीचे लेकर जा रहे होते हैं तो वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, जिस पर जुनसुक उसे टांग मारते हैं, वो गिर जाती है और मर जाती है। उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। किसी तरह पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से चुपके से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मारने आया था ताकि उनका राज कभी भी उन फैमिली के सामने ना खुल पाए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता करते आगे बढ़ता है। उस मेट का हस्बैंड, जो अपने आप खोल चुका है, कियो को गले में रस्सी डालकर उसे घसीटता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वही पत्थर उठाता है। वो कियो को पत्थर से मारने लगता है, लेकिन नहीं मार पाता। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेसमेंट में गिर जाता है और वापस आकर वो उसे काफ़ी जख्मी कर देता है। फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुँच जाता है। फिर उसके नज़र पड़ती है कीजन पर, जो केक लेकर दसम की तरफ जा रही होती है और वो फ़ौरन उसे पहचान लेता है। चाकू से किचन के सीने पर वार करता है, जिसमें वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। उसके फादर उसको जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज़्यादा न बहे, लेकिन उसका जख्म काफ़ी गहरा होता है। जुनसुंग ये देखती है कि मेरी बेटी पे हमला किया है और उसकी तरफ बढ़ती है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जुनसुंग उस आदमी को मार देती है। अब घर का ऑनर अपनी चाबी लेने चाहता है, जो कि उसे मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है, और वो चाबी जब निकल रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी स्मेल आती है और वो मुँह पर हाथ रख लेते हैं। जब उनका ड्राइवर इन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू उठाता है और मालिक पर वार कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके मालिक को चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे दस्सो को हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि वो बेहोश होता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है। लेकिन इसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं था आता कि कीटक अपने मालिक को काफ़ी हैरानी से देखता है, क्योंकि जब वो अपने पुराने मेट के हस्बैंड को नीचे से चाबी निकाल रहे होते हैं तो नाक पर हाथ रख लेते हैं, जिसमें उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके जिस्म में से भी सेम वैसी स्मेल आ रही होती है और वो खुद उस आदमी के साथ रिलेट करता है। और उसके बाद वो ड्राइवर गायब हो जाते हैं। उसके बाद कीजन मर जाती है और कियो बच जाता है, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उन माँ बेटे पर धोखे, चालबाजी और साजिश का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सज़ा नहीं देता, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है। वो लोग उस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते और उसके बेसमेंट में आज भी कीटक होता है, यानी वो ड्राइवर, क्योंकि वो अपने मालिक को मरने के बाद भी यहाँ पर आकर छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता। फिर वो मोर्स कोड के ज़रिए, यानी लाइट ऑन ऑफ करके, वो अपने बेटे को यह मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी ज़िंदा है और यहाँ पर छुपा हुआ है। मोर्स कोड बेसिकली एक सिग्नल समझा जाता है जो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करता है, जो किसी को मैसेज भेजने की फैसिलिटी रखता है। उस बल्ब के थ्रू वो सिग्नल ऐसे भेजता है, वो उसे डिफरेंट टाइम में ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल सेंड करता है। उसका बेटा कियो, जो कि दूरबीन से सिग्नल को देखता है,
उसके पास एक कोड आता है जिसको वो डिकोड करके मालूम कर लेता है उसके फादर आज भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में है। और उससे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के ओनर को मार दिया। और वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर अपोलोजाइज करता है कि वो कहता है कि एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और हम वही घर खरीदेंगे